So welcome to all in the next video of our metallic character. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटेलिक करेक्टर को कैसे हम बताएंगे, मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है, मेटल्स कैसे फॉर्म होता है, मेटल कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो हम नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड होगा मेटेलिक करेक्टर का ट्रेंड। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा मेटेलिक करेक्टर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किन किन चीज़ों पर डिपेंड किएगा। जनरली जो वेरिएशन बताया जाता है वो दो चीज़ों के बेसिस पे बताया जाता है। एक होता है हमारा एटॉमिक साइज और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर साइज और एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के बारे में अपन पहले ये 5 सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमने पहले ही आपको समझा दिया ढंग से, तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं की जाएगी और एटॉमिक साइज के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। अपन इसको ब्रीफ में समझ लेंगे थोड़ा सा। इधर एक कंसेप्ट नया ऐड होता है थोड़ा सा, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको पोटेंशियल भी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस टर्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। जैसे मैंने बोला था धीरे धीरे नए नए टर्म्स के बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे, इसमें नया कुछ मिलेगा तो ठीक है। तो मेटेलिक करेक्टर में एक नया टर्म और ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले आयनाइजेशन का मतलब समझते हैं फिर इसके बारे में समझेंगे। आयोनाइजेशन, जरा इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो इधर एक क्लियर चीज दिख के आ रही है कि हमारा किसके बारे में बात कर रहा है, ये हमारी बात कर रहा है आयंस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, हमारे आयंस के बारे में बात कर रहा है। आयंस का मतलब क्या होता है, आयंस उनको कहते हैं जिन पे कोई चार्ज हो, विच हैविंग एनी चार्ज। आयंस वो कहलाते हैं जिन पे कोई चार्ज हो। चार्ज का मतलब क्या हमने पढ़ा है, चार्ज एटम में हमने पढ़े हैं दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब चार्ज एक पॉजिटिव पाया जाता है हमारा और एक चार्ज हमारा नेगेटिव पाया जाता है। दैट मीन्स वी हैव टू टाइप ऑफ चार्जेस, फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकंड इज पॉजिटिव। सो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज केमिस्ट्री में कहाँ दिखता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हमें पता है, हमने एक एटम का स्ट्रक्चर है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को हम ई प्लस से भी डिनोट करते हैं, दिस इज सिंबल ऑफ प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लिख देते हैं इसको ऐसा। तो दैट मीन्स प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है हमारा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस एटम में प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आयंस बोले जाते हैं। आयंस में भी क्या है, दो तरह के चार्ज ही मिलते हैं हमको, विच हैविंग एनी चार्ज, कोई चार्ज हो जिसके पास, या तो वो चार्ज पॉजिटिव होगा या वो चार्ज नेगेटिव होगा। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे कैटायंस, कैटायंस, कैटायंस बोलेंगे। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एनायंस। ये कैटायंस और ये एनायंस। तो हम मेटल्स को जनरली किस केस में कंसीडर करते हैं, हमारे जितने भी मेटल्स हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं और जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं उनको हम अनायन बोलते हैं। दो चीजें कंसेप्ट क्लियर हुई, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कहीं सर आपने आयंस बोला था और यहाँ पे तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बता रहे हो। तो ये एटम का केस है, जब एक एटम के पार्टिकल्स की बात की जाएगी। अच्छा एक चीज और,
याद आ गई तो बता ही देता हूँ। यदि कोई पूछे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, एक एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? तो वो 3 होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज पूछे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इस पे 0, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। ये एटम के बारे में बताया था। अब हमने आयंस की कहानी बोली, तो आयंस का भी फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। आयंस में क्या होता है, जो लूज और गेन होता है वो आउटर मोस्ट शेल से होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस और गेन होता है वो किससे होता है? आउटर मोस्ट शेल से। इसको एक नाम और दिया जाता है वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल का मतलब जो है, जो सबसे आउट की सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, जो हमारी आउटर मोस्ट सेल है। और देखो शेल्स में हमने बताया था कौन रिवॉल्व करता है, शेल्स में जो प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। शेल्स में हमारे जो प्रेजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन का ही लॉस और गेन होगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब कैटाइंस फॉर्म होंगे, और कैटाइंस को हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक, अगर अब जब वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिवली चार्ज बनेगा। नेगेटिवली चार्ज बनेगा तो उसको हम एनाइंस बोलते हैं, और एनाइंस हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए नॉन मेटल नेगेटिव होते हैं और मेटल्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। आई होप आयनाइजेशन का मतलब इतना समझ में आया होगा। पॉजिटिव नेगेटिव एटम के केस में क्या होगा और आयंस के केस में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये समझ में आया होगा। तो इधर आयनाइजेशन का मतलब किससे? आयंस से मतलब है ऐसी एनर्जी जो आयंस को ब्रेक कर सके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयंस। ऐसी एनर्जी जो किसमें लगे? आयंस को ब्रेक कर सके। जब आयन को ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी तो वो लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जब आयन को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो वो होगी हाइयर आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी से पहले हमने आयंस को बताना जरूरी समझा कि आयंस क्या होते हैं और आयंस को हम फॉर्म कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें यदि कोई पॉइंट रह गया होगा तो हम आयनाइजेशन एनर्जी में डिस्कस कर लेंगे। देखो, मेरी कोशिश ये है कि हम कंसेप्ट पे पकड़ बना सकें, क्योंकि बुक में सब कुछ बुक में भी दिया हुआ है। जब आप बुक पढ़ने बैठो तो 75% कंसेप्ट आपके कवर हो, क्योंकि हर चीज कवर नहीं की जा सकती। मेरा अप्रोच ये है कि आपको हर कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए। देखो, एक चीज होती है जिसके बेसिक्स मजबूत होंगे वो इजीली कवर कर लेगा हर चीज को। जिसकी बेसिक्स पे पकड़ नहीं होगी और वो बहुत अच्छा याद कर सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता, तो उस पर्टिकुलर क्लास में तो टॉप कर सकता है, उस पर्टिकुलर समय के लिए हो सकता है वो हीरो हो क्लास का। लेकिन एक टाइम के बाद जब कंसेप्ट पे फोकस होना होता है, यानी जब कंसेप्ट की कहानी आती है और क्वेश्चन कंसेप्ट रिलेटेड बेस आते हैं, तो वहां पे वो फेल हो जाता है। तो फिर वहां पे वो टॉप करता है, या कहें वो सक्सेसफुल होता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट था लेकिन उसने अपने कंसेप्ट पे कमांड की थी। कंसेप्ट पे पकड़ होना जरूरी है। हर चीज हर किसी को याद नहीं रहती कि हमें इसके नंबर भी याद हो। हम कंप्यूटर नहीं है, हम ह्यूमंस हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट याद रहना चाहिए। और केमिस्ट्री यही कहता है, कंसेप्ट याद रखो, बकाया चीजें तो ऑटोमेटिक बन जाती हैं। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, आयंस की बात की गई है। आयंस मतलब ऐसी एनर्जी जो आयंस को ब्रेक करने के लिए, तो सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे द एनर्जी, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक आयंस, टू ब्रेक आयंस। ऐसी एनर्जी जो आयन को ब्रेक करने में काम आ रही है। आयंस को ब्रेक कैसे करेगी? आयंस को या तो उस पर्टिकुलर, सपोज ये सेल है, इस सेल में 2 आयन है, तो या तो इन दोनों आयंस को सेल से बाहर कर देगी, तो अभी देखो आयन की ब्रेकिंग हो गई। या फिर क्या करेगी, इसमें ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, या फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा देगी।
तो भी आयनाइजेशन एनर्जी मानी जाएगी? नहीं, इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि जो आयंस को ब्रेक कर सके। आयनाइजेशन एनर्जी किस पे वर्क करेगी? आयनाइजेशन एनर्जी का सिर्फ कंसेप्ट इतना ही है कि जो आयंस को ब्रेक कर सके। ब्रेक कर सके मतलब उसमें कितनी एनर्जी लग रही है आयंस को बाहर करने में ऑर्बिट से। ठीक है, अब ये कैसे होगा? तो डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? द एनर्जी विच रिक्वायर्ड, डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। आयनाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लेना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयंस, ऐसी एनर्जी जो आयन को ब्रेक करने में काम आ रही है। और ब्रेक आयंस कहाँ से होंगे? आयंस ब्रेक होंगे आउटर मोस्ट शेल से। आयंस ब्रेक कहाँ होंगे? आउटर मोस्ट शेल, दैट मीन्स योर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को ही आउटर मोस्ट शेल भी बोला जाता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है लिख के बता देता हूं, पढ़ना क्या है। द एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required to break, minimum amount of energy required to break और convert, ब्रेक करना या कन्वर्ट करना, ब्रेक और कन्वर्ट द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम into the positively charged ion, पॉजिटिवली चार्ज आयन या फिर कैटायन। या तो उसको आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन या फिर आप उसको कैटायन भी कह सकते हैं। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम इनटू दी पॉजिटिवली चार्ज आयन और कैटायन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरी चीज यूनिट याद रखो, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जब पोटेंशियल की बात होगी तो सिंपल मीनिंग में पोटेंशियल को ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इतना कोई खास नहीं पूछते पोटेंशियल को लेकर 10th में। एनर्जी से और पोटेंशियल से एक ही चीज पूछे। पोटेंशियल में थोड़ा ये होगा कि वोल्ट्स के टर्म में चीजें आ जाएंगी। पोटेंशियल का मतलब है क्षमता। फिजिक्स में पढ़ा हो पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? कितना वर्क हुआ, कितना वर्क किया, मतलब एक पॉइंट से 2 पॉइंट, एक 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी 2 पॉइंट है, ए से बी तक जाने में एक चार्ज ने, एक टेस्ट चार्ज ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में एक टेस्ट चार्ज ने कितना वर्क किया, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और दूसरा केस क्या होता है? जब कोई एक टेस्ट चार्ज है इंफिनिटी तक जा रहा है, एक पॉइंट से इंफिनिटी तक जाने में, मतलब एक डेफिनेट पॉइंट है, उस पॉइंट से हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाने में उसने जितना वर्क किया है उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग है क्षमता से, यानी कैपेसिटी से। ठीक है, तो आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब क्या है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। अब आगे हम इन तीनों के ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी ने ट्रेंड में कैसे वर्क किया, एटॉमिक साइज ने कैसे वर्क किया और न्यूक्लियर चार्ज ने। तो न्यूक्लियर चार्ज और इसका तो हमने पढ़ा हुआ है ट्रेंड। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज के ट्रेंड को तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ट्रेंड किसका डिस्कस करेंगे यहाँ पे? आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिस्कस करने के लिए 2 तरह से करेंगे।
अक्रॉस द पीरियड और दूसरा जाएंगे डाउन द ग्रुप। तो पहले अक्रॉस द पीरियड चेक करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जब अक्रॉस द पीरियड बात करेंगे तो हमको पता है कि डिफरेंट ग्रुप्स की बात होगी यहाँ पे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5th, 14th, 15th, 16th और 17th ऐसा ग्रुप चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मूव करेगा आयनाइजेशन एनर्जी। देखो हमको पता है फर्स्ट ए में सोडियम है Na281, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11। दूसरे में मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इसका पता है 12 है 282। थर्ड में एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 283। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा 14th को छोड़ो अभी फिलहाल। 14th के बाद हम देखते हैं 15th, 16th, 17। ज़्यादा लंबा नहीं चलते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं 15th का। देख लो 15 में है फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस को पी से डिनोट किया जाता है, इसका है 285। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 16 पे हमारा क्या आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं सॉरी 16 पे होता है हमारा सल्फर, और सल्फर को हम डिनोट करते हैं एस से। सल्फर 16 है, इसका आ जाएगा तुम्हारा 286। और इसके बाद ये है 17 पे आपका क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 17 ही होता है, और ये ग्रुप भी 17th ग्रुप है, इसको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो इसका है 287। ठीक है 287। तो अब देखो इसमें हम ट्रेंड देखेंगे अक्रॉस द पीरियड कैसे वर्क कर रहा है। स्ट्रक्चर सबको पता ही है, फिर भी बना देते हैं। सब में देखो शेल्स सेम है, ये सारे जो है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। बताया था पीरियड का कंसेप्ट, शेल्स सेम होते हैं पीरियड में। ये देखो ये सोडियम है, ये पहला सेल है इसका, ये दूसरा सेल है इसका, ये तीसरा सेल है इसका। ठीक है, ये तुम्हारा मैग्नीशियम है 1, 2 और 3। ये तुम्हारा एल्यूमिनियम है 1, 2 और 3। ये तुम्हारा फास्फोरस है 1, 2, 3। ये तुम्हारा सल्फर है 3। डायग्राम पे मत जाना, समझने पे जाना। ठीक है, अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया। 14 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें सिलिकॉन थोड़ा मेटेलॉइड्स में आता है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। देखो ये न्यूक्लियस है सब में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सब में, पहले शेल में सबके में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, पहला सेल सबका स्टेबल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। दूसरे शेल में सबके में 8 है, 8 है, सबके में 8 कर दो। इसको थोड़ा 1x करके भी देख सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर बताना जरूरी है इसलिए हम बनाते जा रहे हैं। आप स्पीड थोड़ा बढ़ा के देख लेना। ठीक है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। अब बात करते हैं थर्ड शेल का मेन मोटिव है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1, 2 और 3, इसमें कितने हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें कितने हैं 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो इसमें कैसे काम करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी का काम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी का काम है ब्रेक द आयंस, आयन को ब्रेक करना, ब्रेक द आयंस। ब्रेक द आयंस का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स।
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी में जो होंगे एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो लूज करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है, ब्रेक आयंस को ब्रेक करने का काम है। ब्रेक का मतलब क्या है, लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब वो इजीली लूज कर सकते हैं, उनको लूज करने में आसानी ज्यादा होगी गेन करने के कंपैरिजन में। वो गेन करने में थोड़ा दिक्कत होगी उन्हें, लॉस करने में कम दिक्कत होगी। तो यहाँ देखो सोडियम है, इसमें जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक क्लास है, दो समझते हैं बड़े अच्छे से। एक क्लास है जिसमें बीच में टीचर है, ये टी से टीचर है, ये सर्कल है, ये स्टूडेंट है, फर्स्ट सेल है स्टूडेंट की, ये सेकंड सेल वाले स्टूडेंट है, और ये थर्ड सेल वाले स्टूडेंट है। ठीक है, पहले में 2 की जगह है तो 2 बच्चे बैठे हुए हैं सिर्फ, तो भर गया ये। दूसरे रो में सिर्फ 8 बच्चों की, ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है कि सिर्फ 8 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, 8 बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। अब प्रिंसिपल का इंस्ट्रक्शन है कि बच्चे बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस होने चाहिए मतलब कैसा, कि पहले रो में 2 ही बच्चे होने तो 2 ही होने चाहिए। अब तीसरी रो जो है उसमें भी 8 ही बच्चे होने चाहिए। तीसरी रो में कितने बच्चे होने चाहिए, 8 ही बच्चे होने चाहिए। तो या तो ये करो कि इस दूसरे तक समेटे जाए, या फिर तीसरे में भी 8 बच्चे हो जाए। तो अब इसमें क्या करेगा, टीचर के लिए सेल्स को स्टेबल करने के लिए, मतलब क्लास को स्टेबल करने के लिए उसने कहा भरी होनी चाहिए सारी सीटें। अब तुम चाहे बच्चे ला के भरो या बच्चे निकाल के भरो, हमें तो बैलेंस चाहिए। भले ही 2 रो हो वो भी भरी होनी चाहिए, 3 रो हो वो भी भरी होनी चाहिए। हमें रो के नंबर से मतलब नहीं है कि कितनी रो भरी है। यदि तुम एक रो है तो 2 बच्चे हैं उस रो में तो 2 ही रहने दो, 2 से ज़्यादा नहीं हो तो भी चलेगा। या फिर अगर दूसरी रो हो तो उसमें 8 बच्चे होने चाहिए पूरे, या फिर वो रो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही उसने तीसरी रो के लिए कहा कि मतलब या तो 8 बच्चे होने चाहिए उस रो में, या फिर एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, तो भी कहानी सही रहेगी। इसमें क्या होगा, इस रो में सिर्फ एक ही बच्चा बैठा हुआ है, तो इस बच्चे को निकालना रो से ज्यादा आसान होगा कि 7 बच्चों को लाना ज्यादा आसान होगा। तो इस बच्चे को रो से निकालने में कम मेहनत लगेगी, इस बच्चे को रो से निकालने में कम मेहनत लगेगी, इसलिए इस बच्चे को वो रो से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जैसे ही वो इस रो से इस बच्चे को बाहर कर देगा तो आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या लगी, कम लगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे निकालने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी लाने की बात नहीं होगी। आयनाइजेशन एनर्जी को हिंदी में बोले तो निकालना, किसी को निकाल देना, बाहर निकाल देना। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक रहा है निकाल निकाल के ऑर्बिट से, अंदर नहीं लाएगा, बाहर फेंक देगा। तो उसने क्या किया, इस बच्चे को बाहर निकालना उसके लिए आसान है क्योंकि एक ही बच्चा है, लाने कंपैरिजन। तो यहाँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही वो कैसी रही, लो। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगी निकालने में, बहुत कम। दूसरे में देखो 2 बच्चे हैं तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में। इसमें कैसी है, लोएस्ट है, सबसे कम। इसमें कैसी है, लोअर है। ये लोएस्ट है, ये लोअर है, और ये कैसी है, लो। इसमें जो एनर्जी लगी वो लो है। क्यों, क्योंकि 3 बच्चों को निकालना ज्यादा कठिन है। अब यहाँ पे 3 हो गए बच्चे, से एक को निकालना ज्यादा सिंपल था, 2 को निकालना थोड़ा सिंपल था, 3 को समझाना ज्यादा मेहनत लगेगी, टीचर की एनर्जी ज्यादा लगेगी 3 को समझाने में कि भाई तुम क्लास छोड़ दो क्योंकि ये बैलेंस बनी रहेगी। इसलिए 3 को समझाने में एनर्जी ज्यादा लग गई। तो लोएस्ट माने हिंदी में लिख देता हूं सबसे कम, लोअर माने थोड़ा कम, और लो माने कम। तो ट्रेंड कैसा चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड कैसा चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। मतलब इसमें सबसे कम लगी एनर्जी पहले में, दूसरे में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगी, तीसरे में जो एनर्जी लगी थोड़ी और ज्यादा लगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। अब 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, तो इनको निकालना भाई साहब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसमें जो एनर्जी लगेगी
वो हाई हो जाएगी। वो एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाई, मतलब ज्यादा, यहाँ ज्यादा लग गई एनर्जी, इसमें हाइयर हो जाएगी। इसमें कैसी हो जाएगी? हाइयर हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? अभी तो 5 थे, अब 6 हो गए। 6 को निकालना और ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसको और एनर्जी चाहिए 6 निकालने के लिए। इसमें तो मतलब परेशान हो जाएगा वो, बच्चों को समझा समझा के निकालते निकालते। तो 6 में तो उससे और ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसमें हाइयर हो गया, मतलब थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हो गई। अब बात करते हैं, अब जिसके पास 7 बच्चे हैं, देखो एक रो है, अब इसमें क्या है, 7 बच्चे आ गए। इस रो में कितने बच्चे आए? 7। मतलब अब इसके पास इस रो को फिल करने के लिए वो एक बच्चे को अंदर भी ला सकता है और 7 बच्चों को बाहर भी कर सकता है। तो एक बच्चे को अंदर लाना उसके लिए ज्यादा आसान होगा, तो यहाँ कम एनर्जी लगेगी। लेकिन 7 बच्चों को निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जब 7 बच्चों को निकालना इसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा, तो यहाँ पे जो ताकत यानी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कैसी होगी? हाईएस्ट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? हाईएस्ट होगी। बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है इसको निकालने के लिए। तो यदि हम आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की बात करेंगे, तो ट्रेंड कैसा चलेगा? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीजेस across the period। क्या कह रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? ऐसे बढ़ेगी। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। पहले वाले में सबसे कम लगेगी, दूसरे वाले में थोड़ा कम लगेगी, तीसरे वाले में उससे भी थोड़ा कम लगेगी, चौथे 5वें वाले में ज्यादा लगेगी, 6वें वाले में 5वें वाले से थोड़ी ज्यादा लगेगी और 7वें वाले में सबसे ज्यादा लगेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किस में होगी? 17th में, माने हैलोजन ग्रुप में। हैलोजन ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। ठीक, इसमें एक चीज और याद रखना, अगर हैलोजन में, अब वो आयनाइजेशन एनर्जी केस में यदि बोले, चलो वो डाउन द पीरियड के बाद डिस्कस करेंगे, नहीं फिर भी देख लो, अक्रॉस द पीरियड में ही चेक कर लो। अब हैलोजन ग्रुप यानी 17th है और एक ग्रुप 18th है। 18 को हमें पता है सबसे स्टेबल ग्रुप है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों? क्योंकि जो 18 ग्रुप है इसको नोबेल गैसेस बोला जाता है, और नोबेल गैसेस हमारी कैसी होती है? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं करती, और अगर जो चीज रिएक्शन नहीं कर रही तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी उसमें? हाईएस्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो यदि वो कंपेयर करने को बोले कि 17th और 18th ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो आप टिक करोगे 18th में। यदि वो बोले हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके केस में होगी, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी नोबेल गैसेस के केस में। और यदि आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ फर्स्ट से 17th ग्रुप तक पूछे, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी क्लोरीन के अंदर। हाईएस्ट आयोनाइजेशन की एनर्जी किसकी होगी अंदर? क्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अक्रॉस द पीरियड का केस। अब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप।